बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियरिंग इकॉनमी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का ये सेकंड लेक्चर है, जब से हमने लॉकडाउन के बाद शुरू किया। इससे पहले हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे आ रहा है प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब है कि वो कोई भी ऐसी पार्टी, कोई भी ऐसी एंटिटी जिसका प्रोजेक्ट के अंदर कोई ना कोई स्टेक हो, कोई ना कोई उसका मुफाद हो। Stakeholders include all members of the project team as well as all interested entities that are internal or external to the organization। ठीक है, कोई भी ऐसा मेंबर, कोई भी ऐसी पार्टी, कोई भी ऐसी एंटिटी जो कि प्रोजेक्ट के अंदर जिसका कोई ना कोई मुफाद है वो उस प्रोजेक्ट के अंदर के लोग भी हो सकते हैं और वो बाहर के लोग भी हो सकते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल समझने के लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि यूईटी अगर एक यूनिवर्सिटी है और उसके अंदर हर तरह के लोग हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं। इसको चलाने के लिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी एक स्टेक होल्डर है इसके अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ है जिसके अंदर बहुत से डिफरेंट रैंक्स हैं। तो हर बंदे का कोई ना कोई इसके अंदर स्टेक है। जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये स्टेक है कि वो यहाँ पे पढ़ेंगे, एजुकेशन लेंगे, डिग्री लेंगे और फिर पास आउट होके कहीं ना कहीं वो अपनी अर्निंग कर सकते हैं। टीचर्स का ये स्टेक है कि वो यहाँ से जो है वो अपनी रोज़ी कमा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ज़ाहिर है कि उनकी अर्निंग यहाँ से है। इसी तरह बहुत से स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन का होगा। अगर आप बाहर देखें, ग्राउंड में माली काम कर रहे हैं, उनका भी कोई ना कोई स्टेक है कि यूनिवर्सिटी कैसे चल रही है, उनको वहाँ से मिल रही है, अर्निंग आ रही है। तो इसी तरह कोई और प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, यू आर बिल्डिंग अ ब्रिज, तो उस ब्रिज के अंदर बहुत से लोगों के स्टेक हो सकते हैं। वो ब्रिज जिन दो डेस्टिनेशंस को मिला रहा है, जिन दो पॉइंट्स को मिला रहा है, उधर के लोग जो हैं उनको फ़ायदा होगा कि उनका कोई जो बड़ा लंबा ट्रिप है वो छोटा हो सकता है उस ब्रिज की वजह से। जो उस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, स्टाफ, लेबर है, जो भी हर तरह के लोग जो उस को कंस्ट्रक्ट करने के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनका कोई ना कोई स्टेक है। जिन्होंने इसके अंदर पैसे लगाए हैं ब्रिज बनाने के लिए, वो चाहे गवर्नमेंट है या कोई प्राइवेट कोई काम करवा रहे हैं, उनका कोई ना कोई स्टेक है कि वो काम जो जिसके लिए पैसे लगा रहे हैं वो काम बिल्कुल ठीक हो। जिन्होंने बाद में वो यूज़ करना है ब्रिज, उनका स्टेक है। तो हर तरह के लोग जिनका कोई ना कोई मफाद या कोई ना कोई लिंक है उस प्रोजेक्ट के साथ, उनको हम प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स कहेंगे। और द प्रोजेक्ट टीम आइडेंटिफाइज इंटरनल एंड एक्सटर्नल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, and performing and advising stakeholders in order to determine the project requirements and the expectations of all parties involved। प्रोजेक्ट टीम का ये काम है कि वो हर तरह के स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करे। हर तरह का मतलब है कि वो स्टेक होल्डर्स इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, यानी जो प्रोजेक्ट टीम है उसके अंदर से भी वो लोग हो सकते हैं और वो उस प्रोजेक्ट टीम के बाहर से भी लोग हो सकते हैं, कस्टमर्स भी हो सकते हैं, स्पॉन्सर्स बाहर से भी हो सकते हैं। स्टेक होल्डर्स जो हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब है कि जो उस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने में हेल्प करेंगे। नेगेटिव का ये मतलब है कि उस प्रोजेक्ट की वजह से जिनको कोई ना कोई इख्तलाफ है और वो उसको रोक सकते हैं और उनको उन स्टेक होल्डर्स की वजह से प्रोजेक्ट जो है वो नेगेटिवली इफ़ेक्ट होगा। जैसे कोई डैम बनेगा तो वहाँ पे अगर कुछ लोग पहले से रह रहे हैं जो कि उस झील के अंदर आ सकते हैं, उस लेक के अंदर जो डैम के बाद बनेगी, तो वो लोग जो हैं वो फ़िलहाल नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे होंगे प्रोजेक्ट को, उनको हम नेगेटिव स्टेक होल्डर्स कह सकते हैं। तो उनके लिए कोई ना कोई प्लान बनाया जाएगा, तो वो तभी बनाया जाएगा जब वो आइडेंटिफाई होंगे। और इसी तरह कुछ होंगे जो परफॉर्म कर रहे होंगे स्टेक होल्डर्स, कुछ जो हैं वो सिर्फ एडवाइस कर रहे होंगे। क्लाइंट्स जो हैं वो नॉर्मली एडवाइस कर रहे होते हैं, वो परफॉर्म खुद नहीं कर रहे होते। जो प्रोजेक्ट की टीम है, जो कंट्रैक्टर्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। द प्रोजेक्ट मैनेजर शुड मैनेज द इन्फ्लुएंसेस ऑफ दीज वेरियस स्टेक होल्डर्स in relation to the project requirements to ensure a successful outcome। यानी जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है या उसकी प्रोजेक्ट टीम है, उनका ये रोल है कि वो प्रोजेक्ट को स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करें और उनको जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको एड्रेस करें। उनके जो इन्फ्लुएंसेस हैं, जो जिस तरह वो प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव की तरफ मैक्सिमम लेके जाएं और नेगेटिव की तरफ मिनिमम लेके आएँ, ताकि जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो।
नेक्स्ट फिगर में इसी तरह ही कुछ एक एक्सप्लेन किया गया कि अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है ये मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ मुख्तलिफ तरीके से लिंक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो कस्टमर्स जो हैं वो एक तरह का स्टेक होल्डर्स हैं, जो सेलर बिजनेस पार्टनर्स हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी जो भी आप कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसको किस तरह प्रमोट किया जाएगा, मार्केट किया जाएगा, उसको कौन बेचेगा, कौन ख़रीदेगा, ये वो लोग हैं। फंक्शनल मैनेजर्स हैं जो कि आपकी प्रोजेक्ट टीम के अंदर भी काम कर सकते हैं और आपकी प्रोजेक्ट टीम के अलावा दूसरी टीम के अंदर भी हो सकते हैं, फंक्शनल मैनेजर्स हैं। ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, कोई ऑपरेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर कौन से लोग हैं, यानी ये मैनेजरियल स्टाफ वो भी प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर के अंदर आएगा। इधर देखें लेफ़्ट साइड पे तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस है, पीएमओ, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम जहाँ बैठी होगी। प्रोजेक्ट मैनेजर है, पोर्टफोलियो मैनेजर है जो कि सारे प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स को एक डॉक्यूमेंट करके रखता है, उसको तरतीब में लगा के रखता है और जो भी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं उनको मैनेज करेगा। अदर स्टेक होल्डर्स, हर तरह के दूसरे स्टेक होल्डर्स भी हो सकते हैं बेस्ड ऑन दी टाइप ऑफ दी प्रोजेक्ट। और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ देखें तो स्पॉन्सर है जिसने प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे लगाने हैं, जो भी फाइनेंशियल काम होंगे फाइनेंसेस स्पॉन्सर देगा। प्रोजेक्ट टीम है जिसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम है, प्रोजेक्ट मैनेजर है और प्रोजेक्ट दूसरे जो टीम मेंबर्स हैं वो भी हैं। और आप देखें तो ये स्टेक होल्डर्स में भी थे, यानी इंटरनल भी हो गए और एक्सटर्नल भी स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे और ये सारे मिल के जो हैं वो प्रोजेक्ट के अंदर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो अगर आप ये देखें कि ये जो प्रोजेक्ट के से जो चीज़ें बाहर की तरफ जा रही हैं वो स्टेक होल्डर्स की तरफ जा रही हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का काम है कि वो उन सारे स्टेक होल्डर्स से इन्फ्लुएंसेस से एड्रेस करें उनको और देखें कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है और वो यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर लेके आए ताकि उनका प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का काम है कि वो आइडेंटिफाई करे स्टेक होल्डर्स को, उसके बाद उनके जो भी इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं प्रोजेक्ट पे उनको समझे और उसके मुताबिक अपना प्लान बनाए और प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से चलाए। कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स की। स्पॉन्सर है सबसे पहले। स्पॉन्सर इज़ अ पर्सन और ग्रुप who provides resources and support for the project and is accountable for enabling success. The sponsor may be external or internal to the project manager's organization. यानी जो भी शख्स या जो भी पार्टी प्रोजेक्ट के लिए पैसे लगाएगी, रिसोर्सेज लेके आएगी, फाइनेंसेस जमा करेगी और उस प्रोजेक्ट के अंदर लगाएगी, उसको हम स्पॉन्सर कहेंगे और वो सक्सेस ज़ाहिर है उसको इनेबल करेंगे। और स्पॉन्सर जो है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। एक्सटर्नल और इंटरनल स्पॉन्सर को समझने के लिए बहुत आसान सा एग्जांपल है आपके लिए कि आप अगर किसी ट्रिप पे जाना चाह रहे हैं, आप दो दोस्त हैं और ट्रिप पे जाना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके पास कोई पॉकेट मनी से पहले पैसे जमा किए आपने कर लिए हों, आपके पास कुछ पैसे हैं कि हमने मरी जाना है तो हमें 5,000 रुपये चाहिए, 10,000 रुपये चाहिए, तो हमने पैसे पहले से सेविंग की हुई है तो हमारे पास हैं, हम जा सकते हैं। तो यानी आप खुद ही स्पॉन्सर हैं और आप ही वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास आप इंटरनल स्पॉन्सर बन गए। लेकिन हो सकता है आपके पास पैसे ना हो और आपका दिल बहुत कर रहा है जाने का, तो आप किसी से पैसे उधार भी ले सकते हैं, किसी से पैसे जो हैं वो वैसे भी ले सकते हैं। यानी आप हो सकता है आप अपने पेरेंट्स से कहें कि हमें घूमने फिरने जाना है तो हमें पैसे चाहिए, तो वो आपको पैसे दे देंगे। तो इसका मतलब है कि वो प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व तो नहीं है, यानी वो प्रोजेक्ट खुद तो नहीं कर रहे, वो तो नहीं मरी जा रहे, लेकिन आपने उनसे पैसे लिए हैं, वो आपके प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर बन गए हैं और उस तरह वो एक्सटर्नल स्पॉन्सर हो जाएंगे। The sponsor may also be involved in other important issues such as authorizing changes in scope, phase and reviews, and go or no-go decisions when risks are particularly high. तो यानी आपको उसी एग्जांपल से समझ आ जाएगी कि अगर स्पॉन्सर कुछ पैसे दे रहा है तो हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ उसकी अथॉरिटी भी बढ़ जाए। यानी अगर आपने खुद जाना है तो हो सकता है कि आप चुप करके चले जाएं, लेकिन अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं तो वो हो सकता है आपको कहे कि अगर मेरे पैसों से जाना है तो आपने इस गाड़ी पे जाना है, आपने रेलगाड़ी पे नहीं जाना, आपने किसी और चीज़ पे नहीं जाना,
आपने इन ख़ास दिनों में जाना है, इन दिनों के अलावा नहीं जाना। तो यानी उसकी अथॉरिटी जो है वो स्पॉन्सर की कहीं ना कहीं बढ़ भी जाती है, और ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करेगी। इसके बाद स्पॉन्सर्स हैं कस्टमर्स एंड यूज़र्स। Customers are the persons or organizations who will approve and manage the project's product, service, or result. Or users are the persons or organizations who will use the project's product, service, or result. तो यानी यहाँ पे दो तरह से लिखा हुआ है, कस्टमर्स और यूज़र्स को। और आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि ये दोनों अलग क्यों लिखे गए हैं, तो उसका आंसर जो है वो नीचे है। कस्टमर्स एंड यूजर्स मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल टू द परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड मे ऑल्सो एग्जिस्ट इन मल्टीपल layers. For example, the customers for a new pharmaceutical product could include the doctors who prescribe it, the patients who use it, and the insurers who pay for it. In some application areas, customers and users are synonymous, while in others, customers refer to the entity acquiring the project's product, and users refer to those who will directly utilize the project's product. यानी कस्टमर वो लोग हैं जो आपसे प्रोडक्ट, सर्विस या रिज़ल्ट जो हैं वो डायरेक्टली ख़रीद रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। जबकि यूज़र्स वो लोग हैं जो जो एक्वायर कर भी सकते हैं आपसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी, लेकिन वो यूज़ करेंगे उस प्रोडक्ट को। इसको समझने के लिए जैसे पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ लेते हैं, किसी भी शॉप से जाके उन्होंने कोई टॉय ख़रीदा है अपने बच्चे के लिए, कोई खिलौना ख़रीदने गए हैं, तो खिलौना की जो शॉप है वहाँ पे कस्टमर जो हैं वो पेरेंट्स हैं, लेकिन यूज़र्स वो बच्चे होंगे जो उस खिलौने के साथ खेलेंगे। तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कस्टमर्स और यूज़र्स में, बट ऑल आर स्टेक होल्डर्स। पेरेंट्स का कुछ और स्टेक हो सकता है, बच्चों का कुछ और स्टेक हो सकता है, यानी कस्टमर्स का कुछ और हो सकता है, यूज़र्स का कुछ और हो सकता है, बट बोथ आर स्टेक होल्डर्स। सेलर्स हैं जो वो चीज़ बेच रहे हैं, वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। सेलर्स के अंदर एग्जांपल लिखी हुई हैं, वेंडर्स भी हो सकते हैं, सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी कोई भी चीज़ जो किसी और जगह पे वो बेच रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। जैसे कोई भी करियाने की शॉप है तो वहाँ पे जो कस्टमर है वो है उस किराने की शॉप का मालिक जो उसको चला रहा है। यूज़र्स वो होंगे जो वहाँ से चीज़ें ख़रीदेंगे और वो दे देंगे, और वेंडर्स और सप्लायर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स वो हो सकते हैं जो वहाँ पे सामान मुहैया कर रहे हैं उस शॉप वाले को। इस तरह बिज़नेस पार्टनर्स हैं। बिज़नेस पार्टनर्स का भी ज़ाहिर आपको पता है, आर एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप विद द एंटरप्राइज, समटाइम्स अटेन्ड थ्रू अ सर्टिफिकेशन प्रोसेस। कोई ना कोई सर्टिफिकेशन करके आप किसी भी दूसरे इंडिविजुअल को या पार्टी को या ऑर्गेनाइजेशन को आप अपने साथ पार्टनर बना लेते हैं। बिजनेस पार्टनर्स प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज और फिल स्पेसिफाइड रोल्स सच एज इंस्टॉलेशन, कस्टमाइजेशन, ट्रेनिंग और सपोर्ट। यानी अगर आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहे हैं और आपकी एक्सपर्टीज़ हैं घर बनाने में, सिर्फ आप घर बनाते हैं, लेकिन कहीं पे आपको लगता है कि ऐसा काम आ रहा है जहाँ पे कंक्रीटिंग बहुत ज़्यादा होगी, कोई प्लाज़ा बनने लगा और आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है कंक्रीट करने में, तो आप क्या करेंगे? आप किसी ऐसे बिज़नेस पार्टनर को अपने साथ मिला सकते हैं जिसका एक्सपीरियंस जो है वो कंक्रीटिंग में बहुत अच्छा है, तो आप उससे जो कंक्रीट का काम है वो करवा लेंगे और बाकी जो फिनिशिंग वर्क्स हैं वो आप खुद कर सकते हैं। तो यानी एक तरह से वो आपका बिज़नेस पार्टनर बन गया। एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप अपना काम जो है वो सबलेट कर देते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर बना लेते हैं, तो वहाँ पे भी कोई ना कोई स्टेक जो है वो सब कॉन्ट्रैक्टर का भी होगा। बट स्टेक होल्डर की अगर बात करें तो बिज़नेस पार्टनर भी स्टेक होल्डर होगा, सब कॉन्ट्रैक्टर भी स्टेक होल्डर होगा। तो कहीं ना कहीं जो भी आपके साथ मिल गया उस प्रोजेक्ट के अंदर वो स्टेक होल्डर बन जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप्स। ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप्स आर इंटरनल स्टेक होल्डर्स हु आर अफेक्टेड बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोजेक्ट टीम। जो आपके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग हैं उनको उनके भी कोई ना कोई स्टेक्स हैं। कोई भी आप प्रोजेक्ट करते हैं किसी भी जगह जाके, तो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं वो भी उस प्रोजेक्ट के साथ अफेक्ट हो सकते हैं। किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ पे नई 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 आबादी होनी है, वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो जाहिर है कि आपके जो अपने लोग हैं आप उनका भी सोचेंगे कि हम वहाँ जाके काम कैसे करेंगे। तो ऑब्वियसली आप वो उन स्टेक होल्डर्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे कि जिन्होंने हमारे साथ काम करना है वो कैसे जाके वहाँ पे रहेंगे। और इस तरह की और भी बहुत सी एग्जांपल्स जो हैं वो दी जा सकती हैं। फंक्शनल मैनेजर्स हैं, आगे एग्जांपल है जो कि स्टेक होल्डर्स की एग्जांपल है। फंक्शनल मैनेजर्स आर की इंडिविजुअल्स
who play a management role within an administrative or functional area of the business। यानी कोई भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, कोई भी कंपनी चला रहे हैं, कोई भी काम हो रहा है, उसके अंदर जो कोई ख़ास रोल प्ले करने वाले मैनेजर्स हैं वो फंक्शनल मैनेजर्स कराएंगे। वो ख़ास फंक्शंस क्या हो सकते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज है, यानी जो भी लोगों को काम पे रखना है या काम से निकालना है, जो भी उनकी सैलरीज होंगी, ह्यूमन रिसोर्सेज कहीं पे भी चाहिए, वहाँ पे एक अलहदा डिपार्टमेंट या अलहदा एक फंक्शन बना दिया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो उसको ज़ाहिर पूरी टीम देखेगी, टीम के मैनेजर्स होंगे, तो वो भी एक मैनेजमेंट फंक्शन मैनेजमेंट बन जाएगी। इसी तरह फाइनेंस का हो सकता है, अकाउंटिंग का हो सकता है, या प्रोक्योरमेंट का हो सकता है कि जिन्होंने सामान मुहैया करना है। हर तरह का कोई ना कोई फंक्शन हो सकता है, तो वो भी प्रोजेक्ट के ऊपर इन्फ्लुएंस होते हैं या प्रोजेक्ट के साथ वो इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वो भी स्टेक होल्डर्स होंगे। आगे है जी अदर स्टेक होल्डर्स। एडिशनल स्टेक होल्डर्स सच एज प्रोक्योरमेंट एंटिटीज़, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स, कोई भी किसी भी तरह के subject matter experts, consultants and others may have a financial interest in the project, contribute inputs to the project or have an interest in the outcome of the project। तो ये सारे लोग या इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जांपल्स किसी भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए ली जा सकती हैं, वो सारे जो हैं वो स्टेक होल्डर्स होंगे। स्टेक होल्डर्स के हवाले से छोटी सी असाइनमेंट जो है वो मैं आपको गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा, वो आपको नेक्स्ट वीक तक सबमिट करनी होगी। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे आ गया जी नेटवर्क। हमने देखा था कि हम जो है, जो भी कोई प्रोजेक्ट है उसको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू स्मॉलर पार्ट्स, और वो स्मॉलर पार्ट्स जो हैं वो यूजुअली एक्टिविटीज़ तक जाते हैं, यानी हर एक्टिविटी को हम अलहदा कर देते हैं। फिर आगे क्या होता है कि एक्टिविटीज़ को हम आपस में मिलाते हैं। जैसे एक्सकवेशन की, तो उसके बाद आपने टर्माइट प्रूफिंग कर दी, तो एक्सकवेशन के बाद टर्माइट प्रूफिंग होगी, तो ये हम एरो से मिला सकते हैं, एक्सकवेशन एरो टर्माइट प्रूफिंग। इसी तरह उसके बाद अगर आप लीन कंक्रीट करने लगे हैं तो वो एक और एरो के साथ आगे जाके मिल जाएगी। और इस तरह की एक छोटी सी एग्जांपल आपको ये नीचे नज़र आ भी रही है कि नेटवर्क है, आप स्टार्ट करते हैं यहाँ से, उसके बाद पहला टास्क है, कोई दूसरा टास्क है, और दोनों जो हैं वो स्टार्ट करने के बाद पैरेलल चल रहे हैं। जब पहला टास्क ख़त्म होगा तो उसके बाद आप टास्क 3 कर सकते हैं, जब दूसरा टास्क ख़त्म होगा तो फिर आप टास्क 3 और टास्क 4 कर सकते हैं। यानी टास्क 3 को शुरू करने के लिए टास्क 1 और टास्क 2 जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। टास्क 5 को शुरू करने के लिए टास्क 4 और टास्क 3 जो है वो कंप्लीट होगा। इस तरह आप उसको फिनिश कर देंगे। यानी आपने जितनी भी एक्टिविटीज़ बनाई होंगी उनको आप लिंक करेंगे तो आपका नेटवर्क बन जाएगा। तो इसको पढ़ते हैं। अ नेटवर्क इज़ अ लॉजिकल एंड chronological graphic representation of the activities and events composing a project। यानी जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करने का ये एक लॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल तरीका है। लॉजिकल का मतलब है कि उसके अंदर कोई ना कोई वजह नज़र आ रही है कि एक काम ख़त्म होगा तो दूसरा शुरू होगा। क्रोनोलॉजिकल का मतलब है कि वो टाइम वाइज है कि पहले ये होगा और उसके बाद ये होगा। तो आप तरतीब से जब प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को लिंक कर देते हैं तो आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को एक नेटवर्क की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेटवर्क डायग्राम्स आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, एरो नेटवर्क्स एंड नोड नेटवर्क्स। एरो नेटवर्क्स वो होंगे जिसके अंदर आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो एरोस पे होंगी, और नोड नेटवर्क्स वो होंगे जिनके अंदर आपकी एक्टिविटीज़ नोड पे होगी। ये हम अगली कुछ स्लाइड्स में क्लियर करके देख लेंगे। एरो नेटवर्क्स वर मोर पॉपुलर इन द 1960s एंड 70s, और उसके बाद से नेटवर्क शेड्यूलिंग हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द मैनेजमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, और नोड नेटवर्क्स जो हैं वो अब ज़्यादा यूज़ होते हैं। और ज़्यादातर इन्हीं 2 तरीके से आप नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला हम देखते हैं एरो नेटवर्क्स। एरो नेटवर्क्स आर ऑल्सो कॉल्ड द एरो डायग्रामिंग मेथड, ADM, एक्टिविटी ऑन एरो, AOA नेटवर्क्स, और द I to J मेथड, बिकॉज एक्टिविटीज़ आर डिफाइंड बाई द फ्रॉम नोड I एंड अप टू द टू नोड J। यानी 2 तरह की नोड है, फ्रॉम नोड जहाँ से एक्टिविटी शुरू होगी, और J नोड जहाँ पे एक्टिविटी ख़त्म होगी। इसको समझने के लिए नीचे से छोटी सी एग्जांपल देखें कि ये आपके पास एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी A B C D E, और जो दूसरा कॉलम है उसके अंदर लिखा हुआ है IPA। IPA यहाँ नीचे मेंशन है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग एक्टिविटी,
यानी इससे बिल्कुल पहले कौन सी एक्टिविटी गुजरी। तो यहाँ लिखा हुआ है ए, इस पहली एक्टिविटी है तो इससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं गुजरी। बी के सामने ए लिखा हुआ है, आई पी ए इमीजिएटली प्रीसीडिंग एक्टिविटी, इसका मतलब है कि बी से बिल्कुल पहले कौन सी एक्टिविटी आई, ए। सी से बिल्कुल पहले कौन सी एक्टिविटी आई, ए। और डी से बिल्कुल पहले कौन सी एक्टिविटी आई, बी। और ई से बिल्कुल पहले सी और डी एक्टिविटीज़ आई थी। तो इसको अगर आप बनाना शुरू करें इन द फॉर्म ऑफ एरो नेटवर्क, तो आप देखें कि पहला नोड है 10, जिसको हम कहेंगे एक तरह से आई, और आई की वैल्यू आपने रख दी यहाँ पे 10। जे क्या होगा, 20। तो 10 to 20 के दरमियान जो एक्टिविटी आ रही है दैट इज़ ए। फिर उसके बाद आप आगे चलें, अब अगले आगे चलने के लिए आई बन जाएगा 20, और आगे हमने जाना है जे। हमने बी एक्टिविटी अगर बनानी है और हमने ये देखा है कि जो बी एक्टिविटी है उससे बिल्कुल पहले ए आई थी, तो अगले नोड पर जाने के लिए लेट्स से ये नोड है हमारा 30, 20 to 30 जाने के लिए हमें बी एक्टिविटी लेके जाएगी। तो हमारा जो एरो 20 से 30 जा रहा होगा हम उसे कहेंगे दैट इज़ एक्टिविटी बी। और उसके अलावा हमने देखा था कि जो एक्टिविटी सी है वो भी बिल्कुल ए से पहले, ए के बाद चल रही है, यानी सी से बिल्कुल पहले ए आया था, तो उसको भी हम जहाँ पे ए ख़त्म हो रहा था वहीं से शुरू करेंगे। और ये देखें यहाँ पे हमने सी को बनाया और वो जा रहा है बिल्कुल आगे तक। लेकिन आगे जो भी नोड आएगा हमने देखा है कि जो डी एक्टिविटी है उससे पहले बी आ रहा है, तो हम बी से चलाएंगे डी एक्टिविटी को। तो जो एरो नोड उस नोड से चल रहा है जहाँ पे बी ख़त्म हुआ था, और उस नोड पे जा रहा है जहाँ पे डी ने ख़त्म होना है, तो हम उस एरो को डी से डिनोट कर देंगे। इसी तरह जब आगे चलेंगे तो ई एक्टिविटी से पहले हमने देखा है कि सी और डी आई थी, तो जहाँ पे सी ख़त्म हो रही है और जहाँ पे डी ख़त्म हो रही है वो एक नोड बन जाएगी, और उस नोड से लेके अगली नोड तक आपकी एक्टिविटी कहलाएगी ई एक्टिविटी। तो यानी यहाँ पे आपने एरो के ऊपर एक्टिविटी लगाई है, और हर एरो जो है वो दो नोड्स के दरमियान है। और ये आपको आपका जो भी नेटवर्क बनेगा वो किस बेस पे बनेगा कि आपने इस नॉलेज को, इस इंफॉर्मेशन को कैसे इंटरप्रेट किया है। इसको अगर आप सही समझ लेंगे तो आपका एरो नेटवर्क बनाना जो है वो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं खुद, और जब आप खुद ही प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली तभी आपको सही समझ आएगी। आगे है नोड नेटवर्क्स। अच्छा, अगली कुछ स्लाइड्स में देखें तो यहाँ पे एग्जांपल भी है एरो नेटवर्क की, वो पहले देख लेते हैं। ये एग्जांपल है जिसके अंदर 4 एक्टिविटीज़ हैं, ए बी सी और डी, और उनके आगे लिखा हुआ है कि उनसे बिल्कुल पहले कौन सी एक्टिविटी गुजरी है और कहाँ से वो शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे उसने लिखा है कि जो सोल्यूशन बन सकता है वो ये बन सकता है कि पहली नोड अगर 10 है, दूसरी नोड 20 है, तो जो पहला एरो बनेगा वो हमारी पहली एक्टिविटी होगी, दैट इज़ एक्टिविटी ए। और फिर अगर पीछे देखें तो अगली एक्टिविटी आ रही है बी, और उसके अलावा सी, दोनों ए से शुरू हो रही हैं। तो यानी जहाँ पे ए ख़त्म हो रही है ये जगह, उसके बाद सी भी जाएगी और बी भी, और वो किसी भी नोड पे जाके ख़त्म हो सकती हैं। वो कैसे हमें पता चलेगा कि किस नोड पे ख़त्म हुए, वो हम यहाँ से देखेंगे कि जो डी है वो बी और सी जहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं वहाँ से शुरू हो रही है। तो इसका मतलब है कि बी और सी एक ही नोड पे किसी जाके ख़त्म होंगे, और वहीं से हम एक्टिविटी डी को शुरू करेंगे जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपका नेटवर्क जो है एरो नेटवर्क वो बन जाएगा। लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ पे अगर आप देखें कि जो एक्टिविटी बी और एक्टिविटी सी, इनका दोनों का नाम 20 to 30 कहा जा सकता है। दोनों 20 से शुरू हो रहे हैं, दोनों 30 पे ख़त्म हो रही हैं। तो इसका मतलब है बी और सी के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाएगा, दोनों एक तरह के ही नाम रखे जा रहे हैं उनके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फिक्टिशियस एक्टिविटी डालेंगे जिसकी कोई उसके अंदर वैल्यू नहीं होगी, वो सिर्फ जगह पूरी करने के लिए होगी, और उसको हम कहेंगे डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी क्या करेगी कि किसी भी, यानी बी और सी दोनों में से किसी के भी अंदर हम एक डमी एक्टिविटी डाल देंगे स्मॉल डी। उसके साथ क्या होगा कि जो बी है उसका नाम डिफरेंट हो जाएगा 20 to 30,
और जो सी है उसका नाम डिफरेंट हो जाएगा 20 to 40, और डमी एक्टिविटी इज़ 30 to 40। तो इस तरह जो आइडेंटिटी क्राइसिस है वो ख़त्म हो जाएगा, और जो डी एक्टिविटी है वो बिल्कुल बी और सी से ही शुरू हो रही है एक तरह से, और उनका नोड जो है वो 40 बन गया और आगे वो 50 तक जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वैसे तो बहुत सिंपल हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसको करने के लिए। और ये डमी एक्टिविटी के साथ डिफरेंट और सॉल्यूशंस हैं कि डमी एक्टिविटी आप किसी भी जगह प्लेस कर सकते हैं, बी के बाद बी से पहले, सी के बाद सी से पहले। तो इस तरह आपके जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। आगे हैं जी प्रॉब्लम्स ऑन एरो नेटवर्क। ये भी आपकी असाइनमेंट में शामिल हैं, ये आप सबमिट करवाएंगे गूगल क्लासरूम के ऊपर इनको, इनके एरो बना के। अब हम चलते हैं नोड नेटवर्क की तरफ। नोड नेटवर्क्स आर ऑल्सो कॉल्ड एक्टिविटी ऑन नोड, AON नेटवर्क्स। इन नोड नेटवर्क्स वी यूज़ अ डिफरेंट नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटेशन। क्या क्या यूज़ होता है इसके अंदर? अ नोड रिप्रेजेंट्स एन एक्टिविटी। एक जो नोड है उसके वो एक एक्टिविटी कहला रिप्रेजेंट कर रही होगी। पीछे क्या था कि एरो ऑन नेटवर्क के अंदर कि जो एक्टिविटी थी वो यहाँ थी, और नोड्स जो थी वो कोई उनकी वैसे वैल्यू थी जो एरो का नाम बता रही थी, 10 to 20 या 20 to 30। यहाँ पे क्या होगा कि जो एक्टिविटी है वो नोड के ऊपर है और एरो सिर्फ उसको ज्वाइन कर रहे हैं, यानी ए एक्टिविटी और बी एक्टिविटी एक सिर्फ सिंपल एरो के साथ ज्वाइन हो रही हैं। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे एक्टिविटी ऑन नोड और या नोड नेटवर्क। और इनको एरोज और लाइंस के साथ जो है वो ज्वाइन कर दिया जाएगा, विच रिप्रेजेंट द लॉजिकल रिलेशनशिप। लॉजिकल रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे आपको बताया जाएगा हमेशा किसी ना किसी तरीके से कि एक्टिविटी ए और बी हैं अगर, तो उनका क्या रिलेशन है कि बी जो है वो ए के बाद आ रही है, सी जो है वो ए के बाद आ रही है, और जो डी है वो बी के बाद आ रही है, और जो ई है वो सी और डी के बाद आ रही हैं। तो ये लॉजिकल रिलेशनशिप है, इसको आपने अपने जहन में कॉम्प्रिहेंड करके समझ के ये नेटवर्क बनाया। कैसे? कि आपके पास पहली एक्टिविटी है ए, आप एक नोड बनाएंगे और उसके अंदर लिख देंगे ए। फिर आप देखेंगे कि अगली एक्टिविटी बी है जो कि ए से शुरू हो रही है, तो आप बी का बॉक्स बनाएंगे, बी की नोड बनाएंगे और एक एरो बनाएंगे जो ए से बी ज्वाइन कर देगा। और फिर आप देखेंगे कि जो एक्टिविटी सी है वो भी ए से शुरू हो रही है, तो यानी ए से आपने पहले बी एक्टिविटी शुरू की थी, अब आप सी एक्टिविटी शुरू कर देंगे और उसका नोड का नाम रख देंगे सी। फिर आप देखेंगे कि एक्टिविटी डी जो है वो बी से शुरू हो रही है, यानी बी के बाद आ रही है, तो आप बी से एक एरो निकालेंगे और वो एक्टिविटी डी तक जाएगा, आप उसका नोड बनाएंगे ऑब्वियसली। फिर आप देख रहे हैं कि एक्टिविटी ई जो है वो सी और डी से शुरू हो रही है, तो दो एरोज जाएंगे सी से और डी से, एक ही जगह मिलेंगे और वो नोड बनेगा एक्टिविटी ई। तो इस तरह आपका नोड नेटवर्क जो है वो बन जाएगा। यहाँ पे फिर आपको मैं कहूँगा कि आप वीडियो पॉज करके तो इसको ख़ुद से थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा। इसी तरह इसके जो हैं वो प्रॉब्लम्स हैं और एक एग्ज़ाम्पल है। डमी एक्टिविटी हमने एरो नेटवर्क के लिए देखी, और ये है एग्ज़ाम्पल 2 जो कि है नोड नेटवर्क्स के लिए। इसी तरह आपके पास एक्टिविटीज़ हैं लेफ़्ट साइड पे ए बी सी डी। ए पहली एक्टिविटी है, बी जो है वो भी ए से शुरू हो रही है, सी भी ए से शुरू हो रही है, तो यहाँ पे इसीलिए बी और सी दो एरोज़ के साथ मिले हुए हैं, और डी जो है वो बी और सी के बाद आ रहा है, तो बी से भी एरो निकलेगा और सी से भी एरो निकलेगा जो डी तक जाएगा। तो सिंपल आपका एक नोड नेटवर्क बन जाएगा जो एग्ज़ाम्पल आपको दी हुई है। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ऑन नोड नेटवर्क्स ये भी आपकी असाइनमेंट है जो कि आपने सबमिट करवानी गूगल क्लासरूम पे। अब आगे कुछ टॉपिक्स रह गए, लैग और लीड। हमने देखा है कि पहले हमने देखा एक्टिविटीज़ जो हैं उनको लिंक किया हुआ है, चाहे वो एरो से की हो या नोड से की हो, उनका कोई ना कोई रिलेशनशिप हमें नज़र आया है कि एक एक्टिविटी ए ख़त्म हुई है उसके बाद बी शुरू हुई है, बी ख़त्म हुई है तो फिर कोई और एक्टिविटी शुरू हुई है। तो लैग और लीड कहाँ से आ गया बीच में? लैग और लीड का मतलब है कि कोई भी आपने एक्टिविटी ख़त्म की है तो उसके अंदर थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस दे के फिर कोई अगली एक्टिविटी शुरू हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक्सकेवेशन ख़त्म की है, आप कहते हैं कि हम एक्सकेवेशन करने के बाद उसको एक दिन छोड़ना चाहते हैं, एक दिन हम फ्री रखना चाहते हैं, तो आप
एक्सकेवेशन और टर्माइट प्रूफिंग के दरमियान 1 दिन का लैग रख देंगे। यानी आपकी जो एक्टिविटी है वो 1 दिन लेट शुरू होगी। और इसी तरह ऐसे भी लीड की भी की जा सकती है कि अगर आपने एक एक्टिविटी पूरी कंप्लीट होने से पहले ही दूसरी एक्टिविटी शुरू करनी है तो आप उसको लीड भी रख सकते हैं कि एक एक्टिविटी ए अगर 80% कंप्लीट हो गई है और फिर आप अगली एक्टिविटी शुरू करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर 20% का लीड जो है वो रख सकते हैं। तो यहाँ पढ़ते हैं इन सम सिचुएशंस एन एक्टिविटी कैन नॉट स्टार्ट अंटिल अ सर्टेन टाइम आफ्टर द एंड ऑफ इट्स प्रेडिसेसर। अ टिपिकल एग्जांपल इज़ कंक्रीट ऑपरेशंस। उसके अंदर क्या होता है कंक्रीट करने के अंदर? फॉर्म द कंक्रीट कॉलम, इंस्टॉल स्टील रीइंफोर्समेंट कॉमनली नोन एज रीबार या रीबार रीइंफोर्समेंट, प्लेस द कंक्रीट, वेट फॉर द कंक्रीट टू सेट एंड स्ट्रिप द फॉर्म्स। यानी पहला काम आपने क्या करना है कंक्रीट के ऑपरेशन के अंदर कि आपने फॉर्म वर्क बनाना है। अगर आप कॉलम बना रहे हैं तो आप एक फॉर्म वर्क बनाएंगे, उसके बाद आप स्टील की जो रीइंफोर्समेंट है वो बना के उसके अंदर प्लेस करेंगे, फिर कंक्रीट प्लेस करेंगे और फिर आप कुछ दिनों के लिए 28 दिनों के लिए या 14 दिनों के लिए जिस तरह की भी कंक्रीट आपने यूज़ की है उसके मुताबिक आप कुछ दिनों के लिए उसकी क्योरिंग करेंगे और वेट करेंगे। उसके बाद आप फॉर्म वर्क जो है वो खोल सकते हैं। नोट दैट द फोर्थ स्टेप इज़ नॉट अ रियल एक्टिविटी टू विच वी मस्ट एलोकेट रिसोर्सेज एंड अ बजट, इट इज़ मेयरली अ वेटिंग पीरियड कॉमनली नोन एज अ लैग। यानी जब आप वेट कर रहे हैं कंक्रीट के सेट होने का तो उसके अंदर कोई रिसोर्सेज यूज़ नहीं हो रहे, सिर्फ क्या हो रहा है टाइम यूज़ हो रहा है, तो हम उसको लैग कह सकते हैं। यानी प्लेसिंग द कंक्रीट और स्ट्रिपिंग द फॉर्म वर्क के दरमियान हम कुछ दिनों का लैग रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो प्लेसिंग द कंक्रीट है और स्ट्रिपिंग द फॉर्म वर्क दो एक्टिविटीज़ वो कुछ फासले पे रहेंगी। जो स्ट्रिपिंग द फॉर्म वर्क है वो आएगी प्लेसिंग द कंक्रीट के बाद ही, लेकिन उसके दरमियान कुछ दिनों का लैग होगा। A node network can accommodate such a lag if we simply put the lag on the relationship line between place concrete and strip forms as shown in the figure below. This 3-day lag means a minimum waiting period of 3 days. Waiting less than 3 days violates the preceding logic, whereas waiting more than 3 days does not violate the logic. In some networks, the lag number is put inside a little box for better visibility. यानी आप यहाँ पे नीचे देखें कि दो एक्टिविटीज़ हैं, प्लेस कंक्रीट और स्ट्रिप फॉर्म वर्क्स। तो उसके दरमियान जो लॉजिकल रिलेशनशिप था उसके अंदर आपने लिख दिया 3। इसका मतलब है कि 3 डेज़ का लैग आएगा बिटवीन दिस एक्टिविटी एंड दिस एक्टिविटी। और इसके जो बाकी डिटेल्स हैं वो लिखी गई हैं कि आपने कम से कम अगर 3 दिन लिखा हुआ है तो वो 3 दिन आपने पूरे करने हैं, तो फिर आप अगला काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब आप एक्चुअल काम कर रहे होंगे तो ये आपका जो भी प्लान होगा वो अपडेट हो सकता है। अब यहाँ पे लैग और लीड की डेफिनेशन लिखी हुई है। लैग इज़ डिफाइंड एज अ मिनिमम वेटिंग पीरियड बिटवीन द फिनिश और स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी एंड द स्टार्ट और फिनिश ऑफ द इट्स सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब है जो एक्टिविटी बाद में आ रही है। जैसे यहाँ पे टास्क ए है और टास्क बी है। जो टास्क ए है वो प्रीडिसेसर कहलाएगा, जो टास्क बी है वो सक्सेसर कहलाएगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे लीड टाइम मेंशन्ड है कि टास्क ए अभी ख़त्म नहीं हुआ और टास्क बी जो है वो कुछ देर पहले शुरू कर दिया गया। तो यहाँ पे जो रेड आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ द लीड टाइम। और टास्क ए और टास्क बी के दरमियान अगर आपने गैप दे दिया है तो वो जो रेड एरिया आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ द लैग टाइम। और लैग की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। लीड the term lead simply means a negative lag. It is seldom used in construction. In simple language, a positive time gap lag means after means before. यानी जो पॉजिटिव है टाइम यानी आगे का वेट करना है दैट इज़ लैग टाइम, और अगर आपने पहले करना है कुछ तो वो दैट इज़ द लीड टाइम। तो मेरा ख्याल है इसको अगर आप कोई भी 2-3 एग्जांपल्स लेके अगर आप समझेंगे तो आपको इजीली इसकी समझ आ जाएगी कि लैग का मतलब क्या है और लीड का मतलब क्या है।